नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच के तहत कैपेसिटर यानी कि संधारित्र और आज इसकी ये थर्ड क्लास है। पहली क्लास में कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा चुका कि किस प्रकार से दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ को भरकर हम कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। इसके गुण को बता चुका कि यह स्थिर विद्युत के क्षेत्र में जाकर विद्युत आवेश को एकत्रित करता है और विभव परिवर्तन का विरोध करता है। फंक्शन को बता चुका कि किस प्रकार से हम जिस स्रोत से जोड़ेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पे जाकर प्लेट बी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, प्लेट ए है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी और किस प्रकार से ये वर्क करता है। और फिर उसके बाद हमने सेकंड क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया कि डिफरेंट डिफरेंट के संधारित्र कौन से हैं कार्य के आधार पर और अचालक पदार्थ जो 5 प्रकार के बीच में आप अचालक पदार्थ भरते हो तो उसके बेस पर किन कौन से संधारित्र बन सकते हैं और उनकी कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको पिछली 2 क्लासों में अच्छे से बता चुका हूँ। आज की इस क्लास में हम करेंगे धारितीय प्रतिघात और समय नियंत्रक और कैपेसिटर के अंदर संचित ऊर्जा। ये तीनों ही टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से 101% इस टॉपिक से आने वाला है, यानी कि आज की क्लास 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देके जाएगी। जो बच्चे ऑलरेडी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में इनरोल कर चुके हैं उनको मैं बताता हूँ क्लास के जस्ट बाद आपको पीडीएफ को पढ़ लेना है। और जो यहाँ अब मैं 40 से 45 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस पूरी क्लास में 5 या 6 क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा। और जब मैं कहूँ कि ये रिजल्ट है इसे याद कर लेना, उसको याद कर लेना, बाकी पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझने सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। और जब मैं कहूँ कि ये लास्ट में सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही बताऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और उनसे बाहर इस क्लास से कंटेंट नहीं जाता। हालांकि एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत सारा कुछ यहाँ मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा और वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना आपको समझाऊंगा तभी वो रिजल्ट आपको याद होंगे। यानी कि आज की इस क्लास में कॉन्सेप्ट बेस वाला है, समझने वाला है, समझेगा उसी को वो रिजल्ट याद होंगे। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है वन फॉर ऑल, यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम देने वाले हो, चाहे हरियाणा में आप देने वाले हो एएलएम एसए जेई का, राजस्थान में देने वाले हो, पंजाब में देने वाले हो, एमपी में देने वाले हो, यूपी में देने वाले हो, तो आपके लिए ये बैच मोर देन इनफ सफिशिएंट है। इस लायक ये बैच बनाया गया है कि जॉब लगने के बाद इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ाने के लायक हो जाए। और खास करके जो बच्चे आईटीआई करके आए हैं और जो बहुत लंबे समय से जो पढ़ाई से दूर है उन सब बच्चों के लिए ये बैच रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस बैच की खास बात यह है कि यहाँ लिखवाया नहीं याद करवाया जाता है। एक एक चीज क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और साथ में आपको बार बार रिपीट करके आपके माइंड में सेट किया जाता है और फोकस उस पॉइंट पे किया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ-साथ आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 50 मॉक टेस्ट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सभी के सभी इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं। कोई आलतू-फालतू का क्वेश्चन नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही डायरेक्ट लैंग्वेज उठा के आपके डाल दी गई है। तो इनके बेस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो, प्लस में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लैंग्वेज क्या आती है। तो 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज़ में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड 70 का टेक्निकल, 10 का कंप्यूटर, 10 की हिंदी, हिंदी और इंग्लिश तो आती नहीं, 10 की मैथ रीजनिंग और 10 की हरियाणा जीके और इंडिया जीके। इन मॉक टेस्ट के साथ आपको हरियाणा जीके, इंडिया जीके और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के 1500 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको भी पढ़ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और आज देखेंगे जी धारितीय प्रतिघात, पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगी और ये बात उनको बहुत बखूबी समझ में आएगी जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहा है। जो बीच-बीच में कोई बच्चा आता है ना? उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा लेकिन समझ में उसको भी आएगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनो। हमने पदार्थ के 3 एलिमेंट पढ़ने होते हैं, 3 निष्क्रिय एलिमेंट पढ़ने होते हैं। ये निष्क्रिय शब्द के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, जो धारा के प्रवाह में कुछ ऐड ना करे, वोल्टेज धारा के मान को ना बढ़ाए, ना कुछ एम्प्लीफाई करे, ना कुछ ऐड करे, वो आपके निष्क्रिय होते हैं। और निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। तो उसमें पहला एलिमेंट था रजिस्टर, पदार्थ का वह टुकड़ा जो धारा को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है, धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, तो वो प्रतिरोध था। दूसरा है कैपेसिटर,
आप कहोगे सर कैपेसिटर तो कोई विरोध नहीं डालता। भाई आपने डेफिनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो हमने ये बताया था, 2 चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ को भरकर हम कैपेसिटर का निर्माण करते हैं, संधारित्र का निर्माण करते हैं और ये स्थिर विद्युत के क्षेत्र में जाकर आपके विद्युत आवेश को एकत्रित करता है। यहाँ तक सब ठीक था। अब मैंने कहा है कि यह विभव परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध आ गया, कोई ऐड नहीं किया इसने, विरोध आ गया। जब इंडक्टर पढ़ेंगे तो इंडक्टर का निर्माण करेंगे, किसी चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेटकर इंडक्टर का निर्माण किया जाता है। वह भी चुंबकीय क्षेत्र में जाके विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करेगा, लेकिन उसी चुंबकीय क्षेत्र में वह धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। यानी कि रजिस्टर है, वो धारा को रोके रखता है, धारा को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है, तो वो भी विरोध है। यहाँ कैपेसिटर के अंदर विभव परिवर्तन का विरोध है और इंडक्टर के अंदर धारा परिवर्तन का विरोध है। तो ये तीनों के तीनों आपके इसी वजह से इनएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, निष्क्रिय एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये कोई चीज ऐड नहीं करते। तो ये विरोध शब्द को हमें अब पकड़ना है। विरोध है, उस विरोध को हमने पदार्थ के टुकड़े में मापा तो ओम में मापा था, 5 ओम का, 10 ओम का, 15 ओम का, माइक्रो ओम का, किलो ओम का, मेगा ओम का, गीगा ओम का। वो प्रतिरोध था, वो एक विरोध था। वो विरोध है, पदार्थ का वो टुकड़ा है जो विरोध करता है। यहाँ विरोध को हम कैपेसिटर के अंदर धारितीय प्रतिघात कहेंगे। धारितीय प्रतिघात कहेंगे, ये भी एक विरोध है। ये विभव परिवर्तन का विरोध है। इंडक्टर के अंदर इसी चीज को हम प्रेरणीय प्रतिघात कहेंगे, वो भी एक विरोध है, वो धारा परिवर्तन का विरोध है। और ये जो धारितीय प्रतिघात है या प्रेरणीय प्रतिघात होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और आगे चलकर इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, ये प्रतिरोध जैसा ही है लेकिन प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध जैसा ही है। क्यों है प्रतिरोध जैसा? क्योंकि प्रतिरोध भी तो धारा के प्रवाह में बाधा डालता है। ये यहाँ विभव परिवर्तन का विरोध करता है और वो वहां धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। तो विरोध कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। किसमें? वो धारा के प्रवाह में बाधा, ये विभव परिवर्तन में बाधा और वो धारा परिवर्तन में बाधा। यानी कि कुल मिलाकर विरोध को ही हम यहाँ प्रतिघात, प्रतिघात और वो प्रतिरोध, ये तीनों ही कहीं ना कहीं आपके कुछ न कुछ चीज खराब करने वाले हैं, ऐड नहीं करते। इसी वजह से चाहे प्रतिरोध को मैं बात करूं, किसमें मापते हैं? ओम में। धारितीय प्रतिघात की बात करूं तो भी किसमें मापेंगे? ओम में। जब आगे चलकर तीसरा एलिमेंट पढ़ाऊंगा इंडक्टर, उसके भी प्रेरणीय प्रतिघात को भी किसमें मापेंगे? ओम में मापेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये प्रतिरोध जैसे है पर प्रतिरोध नहीं है, यानी कि विरोध पैदा करते हैं और विरोध को ही हम ओम में मेजर करते हैं। ये बैकग्राउंड तैयार हुआ, अब समझना बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, पढ़ के देखो आप। तो कहता है कि प्रत्येक संधारित्र में कम या अधिक धारिता विद्यमान होती है। धारिता मतलब समझते हो ना, कि पदार्थ जो है ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर जो गुण है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसे मैं हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे रिलेशन में होऊंगा, लेकिन आपके लिए यहाँ सामने खड़े होकर टीच कर रहा हूँ तो मेरे अंदर टीचिंग का गुण है। समझ गए? मैं आपका टीचर, मैं टीचिंग का गुण। तो कैपेसिटर के अंदर कैसा गुण है? कैपेसिटेंस का। रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं। कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस का, इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस का। कैपेसिटर के अंदर जो है उसे धारिता कहते हैं, प्रेरण के अंदर होगा उसे प्रेरकत्व कहेंगे, प्रतिरोध के अंदर था उसे हमने विशिष्ट प्रतिरोधकता कहा था। ठीक है? तो धारिता विद्यमान होती है। धारिता विद्यमान होती है, वो गुण है जिसके तहत वह स्थिर विद्युत के क्षेत्र में जाकर विद्युत आवेश को एकत्रित करता है और क्या करता है, जिसके कारण वह अपने सिरों पर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि विभव परिवर्तन का विरोध करता है। यही कैपेसिटर की डेफिनेशन। यानी कैपेसिटर क्या है कि हर कैपेसिटर के अंदर उसका गुण विद्यमान होता है, कम या ज्यादा हो उसे हम धारिता कहते हैं। उसी धारिता के तहत वह स्थिर विद्युत के क्षेत्र में विद्युत आवेश को एकत्रित करेगा और वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करेगा। इस कारण प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी सर्किट में ही जाके हम तीनों एलिमेंट को पढ़ते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। और इनकी डेफिनेशन में भी तो हमने यही पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती सर्किटों का वह गुण जिसके तहत वह स्थिर विद्युत के क्षेत्र में जाकर विद्युत आवेश को एकत्रित करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा के सेंस में इनको पढ़ा जाता है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला, है ना, विरोध, प्रस्तुत किए जाने वाला विरोध, उस विरोध को ही हम पढ़ रहे हैं, उस विरोध को हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। विरोध को हम क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात। क्लियर है भाई? तो पता लग गया कि रजिस्टर के अंदर जो विरोध है उसको भी हम ओम में मापते हैं। यहाँ जो कैपेसिटर के अंदर है विरोध, उसको हमने धारितीय प्रतिघात कहा। यहाँ विरोध क्या है? विभव परिवर्तन का विरोध है। इंडक्टर के अंदर जाके देखेंगे तो वहां भी विरोध होगा, उस विरोध को हम प्रेरणीय प्रतिघात कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे और वो वहां धारा परिवर्तन का विरोध होगा और इस विरोध को हम
जिसे हम धारिता प्रतिघात कहते हैं, इसको हम ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं जी? इसको हम सर ओम में मापते हैं, ओम में मापते हैं। और दूसरी बात, इसका जो प्रतीक है, इसका जो साइन है, वो साइन है यहाँ एक्स सी। क्या है जी? एक्स सी है। क्या है वो साइन? एक्स सी है। अब यहाँ मैं थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी इसको समझने में। 3 एलिमेंट पढ़े हमने। पदार्थ का वह टुकड़ा, इसको पहचानते हो क्या? सर क्यों नहीं पहचानते? बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये रजिस्टर है। इसको पहचानते हो क्या? सर ये तो चाहे ऐसे करो, है ना? चाहे सिंपल तौर पर ये प्लेट बना लो, 2 चालक प्लेट। ये जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं। आगे चलकर पढ़ोगे, किसी चालक तार को कुंडली के तौर पर लपेटकर हम किसका निर्माण करते हैं? हम आपके निर्माण करते हैं जी इंडक्टर का। तो भी आप आगे चल, तो यहाँ विरोध को, इस विरोध को हमने यहाँ R कहा। इस विरोध को कैपेसिटर के अंदर हम XC कहेंगे और इंडक्टर के अंदर इसी विरोध को हम L कहेंगे। क्या कहेंगे? L कहेंगे। तो इन तीनों को हम मापते किस में हैं? सर इन तीनों को हम ओम में मापते हैं। इन तीनों को हम किस में मापते हैं सर? इन तीनों को ही हम ओम में मापते हैं। यही बात ये मैं बता रहा हूँ कि ये प्रतिरोध जैसा है, चाहे मैं बात करूँ इसकी, चाहे मैं बात करूँ इसकी, है ना? चाहे मैं बात करूं आपके रजिस्टर की, चाहे मैं बात करूं कैपेसिटिव प्रतिघात की, चाहे मैं बात करूं इंडक्टिव प्रतिघात की, इन तीनों को ही, इन तीनों को ही हम किस में मापेंगे? सर रजिस्टर के विरोध को ही हम ओम में मापेंगे, है ना? इसके कैपेसिटिव वाले को भी हम ओम में मापेंगे, जिसे कैपेसिटिव इंडक्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं, धारिता प्रतिघात कहते हैं। और इंडक्टर वाले को, जिसे आप प्रेरणीय प्रतिघात यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। इन तीनों को हम किस में मापेंगे? ओम में मापेंगे। किस में मापेंगे? ओम में मापेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ये हुई कि विरोध है, वो विरोध आपका प्रतिरोध में डायरेक्ट ओम में मापा जाता है। ये कैपेसिटर के अंदर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से कहलाएगा, प्रतिघात के नाम से कहलाएगा, इसको भी ओम में मापेंगे। और इंडक्टर के अंदर भी प्रतिघात कहलाएगा, लेकिन इंडक्टर के अंदर वह प्रेरणीय प्रतिघात कहलाता है। तो ये विरोध है। विरोध, वहां धारा के प्रवाह में विरोध, यहाँ विभव में परिवर्तन का विरोध, और वहां धारा में परिवर्तन के विरोध। इस विरोध को ही हम प्रेरणीय प्रतिघात, कैपेसिटिव यानी कि आपका धारितीय प्रतिघात, और आपका प्रतिघात यानी कि प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जी इस एक्स एक्स सी के बारे में अच्छे से। ये जो एक्स सी है, ये क्या है? लिख देता हूं पहले, पूरा ही लिख के चलते हैं। आप बताइए, हमने पढ़ा धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात बहुत आराम से, और एक एक चीज बताऊंगा, और मैं कहूँ ना कि भाई इसे याद कर लेना, वो चीज आपको याद करना है। 5 या 6 ही क्वेश्चन आएंगे। किसे इंडिकेट करते हैं? एक्सिस। ये जो धारितीय प्रतिघात है एक्सी, भाई ये बराबर होता है एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। जब इंडक्टर में करेंगे ना तो एक्सएल आएगा। ये धारितीय प्रतिघात, ये प्रेरणीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वहां होगा ओमेगा एल, ओमेगा एल। यहाँ क्या है? ओमेगा सी है। ठीक है, वहां होगा ओमेगा एल और यहाँ क्या है? ओमेगा सी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ओमेगा है जिसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ये बराबर होती है जी किसके? ये बराबर होती है, ये ओमेगा की जगह हम रख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी, यानी कि इस ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 पाई एफ सी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं जी? 2 पाई एफ सी रख सकते हैं। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 2 पाई एफ सी की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फाइनली अपना क्या बन के तैयार हुआ? फाइनली आपका धारितीय प्रतिघात एक्स सी किसके बराबर आ गया? 1/2 पाई एफ सी के बराबर आ गया। 2 पाई एफ सी के बराबर आ गया। बताओ समझ में आया क्या? बताइए समझ में आया क्या? क्या तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या कि आपका जो धारितीय प्रतिघात है एक्स सी है वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आ गया सर आपके किसके? वो बराबर आ गया आपके 1/2 पाई एफ सी के बराबर आ गया। 1/2 पाई एफ सी के बराबर आ गया। क्या यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या है तो बताइए। कोई समस्या नहीं है। आप ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ, वैसे डब्ल्यू के बारे में तो कोई खास बात लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है जी? एंगुलर वेलोसिटी। इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको तो हमने कन्वर्ट ही कर दिया ना। अब यहाँ लिखो एफ क्या है? एफ है जी फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी एक पॉइंट आएगा जो पहला क्वेश्चन बनेगा और वो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी है, जिसे आप क्या बताते हो? जिसे आप आवर्ती बोलते हो, फ्रीक्वेंसी है। एक मिनट रुकना है, बहुत देर हो गई, फोन टक 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 लगा है। ये तो कोई
ठीक है, क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। दूसरी बात बताइए जरा, सी क्या है? बताइए सी क्या है? सर सी आपकी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, यानी कि आपकी क्या है सर? धारिता है, धारिता। बोलो क्लियर है क्या? इसको हटा दो ना यहाँ से, कोई खास मकसद तो है, तुम इतना तो समझते हो, धारिता है। अब मैं यहाँ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप बताइए एक्स सी डायरेक्टली है या इनवर्सली? डायरेक्टली तो कुछ ऊपर है ही नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना किसके? एफ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना किसके? एफ। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो आपकी धारतीय प्रतिघात है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आपकी धारतीय प्रतिघात बढ़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? व्युत्क्रमानुपाती है, बढ़ता है तो ये घटेगा, ये अगर घटती है तो ये आपकी बढ़ जाए। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सब कुछ के नीचे यहाँ एक लाइन लिखूँगा मैं, वो आपको याद करनी है और वो पहला क्वेश्चन होगा जो पेपर में पूछा जाएगा। बस जस्ट तुम इसको तो देख ही लो। दूसरा हम देखेंगे कि जो एक्स सी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी आपकी कैपेसिटेंस के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि धारतीय प्रतिघात है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर धारिता बढ़ती है तो आपकी धारतीय प्रतिघात कम होता है। और दूसरी बात, अगर धारिता घटती है तो धारतीय प्रतिघात आपका बढ़ेगा। बोलो ये बात क्लियर है क्या? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपकी धारतीय प्रतिघात है, अब लिख रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, इसको इग्नोर मत कर देना, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, देखिए क्या है। मैं कह रहा हूं कि धारतीय प्रतिघात, ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, याद कर लेना। भारतीय प्रतिघात बताइए किस पर? फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ व फ्रीक्वेंसी व किसके? धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस, पूरा लिख देता हूं इसे, यानी कि सी पर निर्भर करती है। कैसा निर्भरता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पेपर में पूछी जाती है, इसे आप डायरेक्ट याद कर, किसी भी सूरत पे मत भूलना, मैंने बता दिया ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। एक चीज और पूछी जाती है, लेकिन तुमको लगेगा कि ये उल्टा बता दिया सर ने, लेकिन वो सही बताऊंगा मैं, देखना आप ध्यानपूर्वक। हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, क्यू अपॉन में V। पता है ये कैसा गुण है? ये भौतिक गुण है, ये विद्युतीय गुण है, भौतिक गुण नहीं होता। अभी रुको तुमको तो मैं तीन चीज बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है? नया पेज ले रहा हूँ, उसको डिलीट कर दूंगा। आर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन में I पढ़ा था, ठीक है? कैपेसिटर के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी भी कैपेसिटर की प्लेटों पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसने 1 कूलम्ब चार्ज आवेश किया तो उसकी जो धारिता है वो 1 फैराड। इंडक्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या? कि जब हम विद्युत धारा अप्लाई करते हैं तो वह है ना, उसके अंदर किसी चालक तार के अंदर कुंडली के अंदर फ्लक्स पैदा होगी जो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगी। ये तीनों के तीनों, चाहे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे कैपेसिटर के अकॉर्डिंग, चाहे इंडक्टर के अकॉर्डिंग, ये तीनों के तीनों पता है क्या है? ये तीनों के तीनों ही आपके वैद्युतिक गुण हैं। क्या है? वैद्युतिक गुण है। आप कहोगे सर वैद्युतिक गुण है, इसकी पहचान क्या है? एक होता है वैद्युतिक गुण और एक होता है जी भौतिक गुण। इसको मैंने इंडक्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं कर रहा क्योंकि ना फिर ये आज का टॉपिक ही ना बहुत ही खतरनाक है ना, खतरनाक है। मैं तो बस इसको इजी वे से बना के तुमको समझा रहा हूँ, ये खतरनाक है, इसको मैं ना इंडक्टर में अच्छे से करूंगा। लेकिन आप ये तो थोड़ा सा बताते ही चलो कि ये विद्युतीय गुण का मतलब क्या है। विद्युतीय गुण का मतलब ये है कि विद्युत पर निर्भरता है, विद्युत मतलब धारा पर निर्भरता है। धारा जहां दिखेगी, धारा के अंदर कौन कौन सी चीज आते हैं? सर धारा आई से सर वोल्टेज आता है और प्रतिरोध आता है।
सर धारा में वोल्टेज होता है, आवेश को वितरित करते हैं और कैपेसिटर करता है। सर धारा आती है और कुंडली के अंदर फ्लक्स पैदा करती है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है और इंडक्टर के अंदर, तो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आपके विद्युतीय गुण हैं। और ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक गुण कौन से है सर? भौतिक गुण होते हैं कि जैसे रजिस्टर के अंदर आपने पढ़ा था चालकता, प्रतिरोधकता, लंबाई, है ना, लंबाई नहीं, एरिया और चालक तार की लंबाई पर निर्भर कर रहे हैं, ये होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप कैपेसिटर के अंदर क्या पढ़ोगे पता है? कैपेसिटर के अंदर आप पढ़ रहे हो, पढ़ के भी आए हो कि वह किस पे निर्भर करता है? वह निर्भर करता है विद्युतशीलता पर, चालक तार की, बोलिए, मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बीच की दूरी पर। ठीक उसी प्रकार से इंडक्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे? इंडक्टर के अंदर पढ़ोगे यहाँ आपकी विद्युतशीलता होती है, वहां चुंबकशीलता होती है ना, चुंबकशीलता होती है। नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्लक्स के ऊपर और उस चालक तार की कुंडली की लंबाई के ऊपर। ये है जी आपके भौतिक गुण, इन पर निर्भरता होती है, इन पर निर्भरता होती है, इन पर कहीं भी कोई निर्भरता नहीं होती। और ये बात पेपर में पॉइंट बना के पूछता है, कैसे? आप बताइए ये कौन सा गुण है? अभी अभी बता के आया हूं सर, ये तो आपका है जी वैद्युतिक गुण। क्या है? वैद्युतिक गुण है। कौन सा गुण है? वैद्युतिक गुण है। और वैद्युतिक गुण पर निर्भरता नहीं होती, निर्भरता होती है जी भौतिक गुणों पर, वैद्युतिक गुणों पर निर्भरता नहीं होती। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि वोल्टेज के मान को बढ़ा दो या वोल्टेज के मान को कम कर दो, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये धारिता तो भाई फिक्स मान का आता है, ये तो आपने, मैंने बताया था फेराड में मापते हैं, लेकिन फेराड तो आपका व्यवहारिक मात्रक नहीं है। व्यवहारिक मात्रक कौन से है? माइक्रो, पिको, नैनो। तो ये तो ऐसे आता है 5 माइक्रो फेराड का, 10 माइक्रो फेराड का, 10 नैनो फेराड का, 50 पिको फैराड का। तो वोल्टेज को बढ़ाओ या घटाओ, ये तो इतने का ही रहेगा। प्रतिरोध में भी तो यही देखा था हमने, प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या है? R इज इक्वल टू V अपॉन में I है। इस धारा के मान को कितना ही बढ़ा लो, कितना ही कम कर लो, ये तो फिक्स मान का रहेगा। मैंने बोल दिया कि 10 ओम का है, तो भाई ये 10 ओम का ही रहेगा। ये 10 ओम के तौर पर धारा को उष्मा के तौर पर नष्ट कर दो, इसकी वैल्यू पर नहीं प्रभाव पड़ेगा। इंडक्टर में जाओगे तब भी वहां एन फाई अपॉन में आई, भाई इस धारा के मान को कितना ही बढ़ाओ कितना ही घटाओ, ये तो जितने हेनरी, क्योंकि इसको हेनरी में मापते हैं, इसको ओम में मापते हैं और इसको हम किस में मापते हैं? फैराड में। ये तो हमने बोल दिया 10 हेनरी का है, तो ये 10 हेनरी का ही रहेगा। यानी कि ये कौन से गुण है? ये वैद्युतिक गुण है। इसी वजह से वोल्टेज के बढ़ाने, धारा के बढ़ाने या घटाने से इनकी धारिता पर, इनके प्रतिरोध पर, इनकी हेनरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनके प्रेरकत्व पे कोई नहीं पड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये पॉइंट अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद कर लेना डायरेक्ट। क्या है पॉइंट? क्या है पॉइंट? कहते हैं कि विभव, पिछली क्लास में पढ़ा के आया हूँ क्या? फ्रीक्वेंसी, विभव फ्रीक्वेंसी, और एक पढ़ाया था मैंने वह प्लेट की मोटाई, याद आया? प्लेट की मोटाई, प्लेट की मोटाई पर, बोलिए जरा, मोटाई पर क्या? धारिता, धारिता निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। बताइए समझ में आया क्या? ये पेपर में पूछ, मैंने कहा था ना 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 5 में से 2 क्वेश्चन तो आ चुके हो, 5 में से 2 क्वेश्चन आ चुके, 5 में से 2 क्वेश्चन आ चुके, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। अरे बाप, चलो छोड़ो, समझ में आ गया तुमको? मैं थोड़ा सा सेट और कलर ले रहा था ताकि तुमको साफ साफ दिखाई। ये समझ में आया? धारतीय प्रतिघात समझ में आया कि धारतीय प्रतिघात क्या है? ये बात क्लियर हो गई। धारतीय प्रतिघात क्या है? वो एक विरोध है जिसके तहत बोलिए क्या करता है? जिसके तहत वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करेगा। उसको आप XC से मानते हो, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख सकते हैं, तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और सी आपकी कैपेसिटेंस है, धारिता है। तो पॉइंट क्या बना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं कि धारतीय प्रतिघात फ्रीक्वेंसी व कैपेसिटेंस पर निर्भर करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि
आपकी विभव और जबकि आपकी धारित विभव फ्रीक्वेंसी व प्लेट की मोटाई पर धारिता निर्भर नहीं करती। इस पॉइंट को मैं ये लिखना था, धारिता विभव फ्रीक्वेंसी विभव व प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं करती। थोड़ा सा लिखिए क्योंकि ना सेंस बनना चाहिए अच्छे वाला। एक मिनट, भजन सुन रहे होगे, आपको गौशाला वाला है। धारिता विभव फ्रीक्वेंसी व प्लेट के मोटाई पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। अभी ये पेपर में दोनों पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे चले, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात। अब देखो हमने देखा एक्स सी इज इक्वल टू क्या आया, 1 में, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, याद करेंगे लास्ट में, 2 पाई एफ सी है। कोई समस्या है इसमें? और किस में मापते हैं जी, इसको हम ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं, सबको पता है, बता दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, इस चीज को ना मैं पलट रहा हूँ। क्यों पलट रहा हूँ? क्योंकि थोड़ी देर में एक रिजल्ट मेरे को निकालना है, उस रिजल्ट के लिए मेरे को इसको पलटना पड़ रहा है। अच्छा, पलटेंगे तो क्या लिख सकेंगे, 1 में एक्स सी। पलटने का मतलब इसको 1 से डिवाइड कर दे, और इसको पलटेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये 1 में एक्स सी किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 2 पाई एफ सी के बराबर। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और आपकी सी क्या है? वो आपकी धारिता है। क्या ऐसा लिख सकते हैं? कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें? मैंने पलट दिया, क्यों पलटा है थोड़ी देर में अभी पता लगेगा, ठीक है, पलट दिया बस मैंने। अब सुनना, इस बात को समझना तुम, और अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और लास्ट में जाके तुमको ये एक फॉर्मूला मैं दूंगा, उस फॉर्मूले को अभी याद करवा देता हूँ। आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, वी अपॉन में आर पढ़ते हैं। डिलीट कर दूंगा इसको मैं, समझना। हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनाया था, वी अपॉन में आई इंटू आर, ये पढ़ाया था हमने फॉर्मूला, याद है तुमको? ये फॉर्मूला हम करते आ रहे हैं। तो अगर आई निकालना हो तो वी अपॉन में आर करते हैं, आर निकालना हो तो वी अपॉन में आई करते हैं, और वी निकालना हो तो आई इंटू आर करते हैं। समझ रहे हो ना? तो हमें आई निकालना हो तो वी अपॉन में आर किया जाता है। लेकिन यहाँ कैपेसिटर के अंदर आर तो यूज नहीं करते, प्रतिरोध जैसा है पर प्रतिरोध नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं, हम एक्स। ये फॉर्मूला तुमको बना के लास्ट में याद कर, समझ रहे हो? कैसे बनेगा अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। कैपेसिटर के अंदर है तो आईसी और विभव परिवर्तन भी कैसे बनेगा, उसी को यहाँ अब एक्सप्लेन, समझ गए? इस फॉर्मूले पे जाऊंगा तो 5-7 मिनट लगेंगे मेरे को उसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन लास्ट में तुमको यही याद करना है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, और कैपेसिटर के अंदर क्या बोला जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में एक्स सी, धारतीय प्रतिघात। इंडक्टर के अंदर थोड़ा सा और अलग से बोला जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, कोई एक कैपेसिटर है, कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कोई कैपेसिटर ले लिया मैंने। इस कैपेसिटर पर क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा आई अप्लाई कर रहे हैं, विद्युत धारा आई अप्लाई की। तो इस कैपेसिटर ने क्या करना है, विद्युत आवेश को एकत्रित करना है ना, विद्युत आवेश को एकत्रित करना है, और विभव परिवर्तन का विरोध करना है। तो आई धारा अप्लाई किसके ऊपर की है, कैपेसिटर के अंदर। इस कैपेसिटर के द्वारा विद्युत आवेश को, विभव को एकत्रित किया जाएगा, और विभव परिवर्तन का क्या करेगा, स्थिर विद्युत के क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करेगा। तो आई इज इक्वल टू कैपेसिटर के द्वारा सी, और विभव परिवर्तन, परिवर्तन को बताता है डीवी विद रिस्पेक्ट टू dt, यानी कि इतने टाइम में इतने वोल्टेज का परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के विरोध को ही हम क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कैपेसिटर के द्वारा सी और डीवी बाई dt। जब इंडक्टर पढ़ेंगे ना, जब इसी को इंडक्टर के सेंस में बताऊंगा तो कुछ ऐसे बताऊंगा कि वही यहाँ ये धारा परिवर्तन का, वो विभव परिवर्तन का विरोध करता है, इसी वजह से हम धारा का मान निकाल रहे हैं। वहां पर ये धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, ये किसका परिवर्तन का विरोध करता है, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। ये यहाँ क्या करेगा, ये धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध कर रहा है, इस वजह से हमने धारा का मान निकाला। ये धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, इस वजह से वहां हम वोल्टेज का मान निकालेंगे। और पता है कैसे निकलेगा, एल, एल किसके परिवर्तन, धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। तो धारा परिवर्तन का विरोध विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन करेगा, इंडक्टर करेगा। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी।
ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, तो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध कर रहा है, कौन कर रहा है? कैपेसिटर का मान निकाल रहे हैं, धारा का मान निकाल रहे हैं। ऐसे लिंक बना के याद करोगे तो भूलोगे भी नहीं, और वैसे भी तुमको मैंने बोल ही दिया है कि लास्ट में तुमको रिजल्ट याद कर लेना है, ठीक है? तो अब बताइए, ये क्लियर क्लियर हो गया? अच्छा अब बताओ, क्या तुमको थोड़ा बहुत आइडिया है क्या किसके बारे में सर? कि जो ये आपका डी वाई डी टी जिसे अवकलन कहते हैं, ये बराबर होता है आपके जे ओमेगा। ये थोड़ा +1 और +2 में आता है। आईटीआई वाले बच्चों का इससे कम ही वास्ता पड़ता है। अवकलन बोलते हैं। अवकलन मतलब तोड़ना, समाकलन मतलब जोड़ना। ये डी बाई डी टी होता है जे ओमेगा। अच्छा थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूँ कि अब ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ सी। 2 पाई एफ सी के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो क्या डी बाई डी टी की जगह क्या ये रखा जा सकता है क्या? डी बाई डी टी की जगह क्या ये पूरा रखा जा सकता है क्या? पूरा मतलब जे ओमेगा 2 पाई एफ सी रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई सी इज इक्वल टू बोलिए, आई सी इज इक्वल टू बोलिए, आई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई सी इज इक्वल टू आएगा सर, आई सी इज इक्वल टू, ये सी का तो सी रहा, आगे रखिए जरा पूरा रख दीजिए, जे ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी, और लास्ट में क्या है? लास्ट में ये v है। अच्छा इस v को यहाँ, चलो लास्ट में लिखो, v को v की रखो। अब जरा ऊपर जो हमने पलटा था उससे तुलना कराओ, 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी, जे ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई एफ सी। बोलो कोई समस्या है क्या? बोलिए जरा, जे ओमेगा की जगह क्या रख दिया? जे ओमेगा, ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई एफ सी, सी तो काफी, ये सी मैंने 2 बार एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है? ये सी वो वाला यूज करना है। जे ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखते हैं, ये रखा था पहले भी। ओमेगा की जगह क्या रखा है? ओमेगा की जगह रखा है हमने 2 पाई एफ, ये सी मैंने याद कर लिया, इसी वजह से लिखा। ओमेगा की जगह क्या रखा जाता है? 2 पाई एफ और सी उसके साथ, तो मैंने रख दिया ओमे डी बाई डी टी जे ओमेगा, और ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई एफ, ठीक है भाई? अच्छा इसको अब थोड़ा सा सही करेंगे, ऊपर वाले जैसा बनाना है हमें। तो बताइए जरा, आई सी, क्या इस बात को थोड़ा सा सही फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि ऊपर ध्यान से देखो, 2 पाई एफ सी, सी ले आऊं मैं इधर, सी ले आऊं, तो उस सी को मैं यहाँ लेके अच्छा यहाँ था क्या? वी था, ये गड़बड़ हो गई, ये मैंने सी लिख दिया, जबकि था आना क्या चाहिए था? वी आना चाहिए था, माफी चाहते हैं भाई, ये आना चाहिए था इधर वी, और मैंने इस वी की जगह क्या रख दिया था? देखो ध्यान से, डी बाई डी टी की जगह हम क्या रख रहे हैं? टू जे 2 पाई एफ, जे 2 पाई एफ, ठीक है? ये वी बच गया, इस वी की जगह वी रखा सी, ये लिखना था, मैंने सी लिख दिया था गलती से, ठीक है? तो अब बताइए, आई सी इज इक्वल टू, आई सी इज इक्वल टू, अब उस जैसा बना रहे हैं, तो उस जैसे बनाने के लिए 2 चाहिए, पाई चाहिए, एफ चाहिए और सी चाहिए, तो इस सी को आगे ले आऊं मैं, सी को पीछे ले आऊं, वी को आगे ले जाऊं, इसको एक्सचेंज कर दो, इसको और इसको बदल दो, है ना? इसको आगे पीछे कर लो, वी को आगे ले आए, क्या बचा? 2 पाई, 2, आप कहोगे सर जे कहाँ गया? उसको भी लास्ट में लिख लेंगे, जे, इसको भी लास्ट में लिख, इन दोनों को लास्ट में लिख, वी की जगह, तो 2 पाई, बोलिए जरा, 2 पाई, 2 पाई एफ, साथ में क्या आ गया? सी, और साथ लास्ट में क्या चला गया? जे। क्या मैंने कोई अक्षर छोड़ा है क्या? वी की जगह वी लिख लिया, 2 पाई एफ के साथ सी आ गया, और जे को मैं लास्ट में लिख, सही है, सिंपल है। अब बताइए इसकी जगह क्या रख सकते हैं? ऊपर ध्यान से चेक करो, इसकी जगह रख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स सी, बस फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, और यही मैंने कहा था कि लास्ट में तुम याद कर लेना। बोलिए जरा, आई सी इज इक्वल टू, आई सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? वी बचेगा, तो वी को हम कैपेसिटर के अंदर वी सी बोले, बोलिए। इस पूरे की जगह क्या रखें? 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी की जगह 1 अपॉन में एक्स सी रखें, एक्स सी रखें, और ये जो जे है ये 90 डिग्री का एंगल हो, यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच में 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और इसी फॉर्मूले के बारे में मैं बता रहा था। ये तीसरा पॉइंट है जो तुमको याद करना, 2 पॉइंट ये रहे, क्या? धारितीय प्रतिघात फ्रीक्वेंसी व धारिता पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, धारिता विभव फ्रीक्वेंसी प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं करती। तीसरा पॉइंट, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर है। कहाँ है सर आर? अरे भाई आर विरोध है, और यहाँ विरोध क्या है? धारितीय प्रतिघात है, घात है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध घात है ना, तो ये एक्स सी। कैपेसिटर के अंदर है तो आई सी, आई सी धारा रहेगी, वी सी
भी कैपेसिटर के अंदर है तो सी से इंडिकेट करेंगे, आई सी, वी सी और एक्स सी और 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये तीसरी बात है। चौथी बात जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। चौथी बात क्या है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, अब अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप बताइए किसका मान निकालना है, धारा, यानी धारा आगे है किससे, विभव से, कितने डिग्री, 90 डिग्री। बस शुद्ध संधारित्र में, अब मैं थोड़ा सा बना दूं इस डायग्राम को, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दूं। ये चौथी बात है जो आपको याद रखनी है। मैंने कहा ना 5 या 6 पॉइंट ही बताऊंगा जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप चाहे कितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, संधारित्र में इस क्लास से 101% एक क्वेश्चन आता है। ये क्या है, निकालिए धारा, क्योंकि धारा है किससे, वोल्टेज से, किससे, वोल्टेज से। कितने डिग्री आगे है भाई सर, 90 डिग्री आगे। कितनी डिग्री है, 90 डिग्री आगे है। और ये बात पेपर में पूछी जाती है, लिख देता हूं क्या, शुद्ध संधारित्र में, शुद्ध संधारित्र में, शुद्ध संधारित्र में धारा विभव से, विभव से 90 डिग्री, 90 डिग्री अग्रगामी, ये शब्द मिलेगा हिंदी में। अग्रगामी मतलब आगे, इंग्लिश में मिलेगा लीडिंग, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, बोलते हैं ना इसे, लीडिंग, अग्रगामी होती है। ये पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको याद रखना। इसी बात को उल्टा करके आज तक पूछा नहीं, लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए धारा 90 डिग्री आगे है, क्वाड्रेंट को पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो आगे यही है, 90 डिग्री आगे। धारा 90 डिग्री आगे तो विभव 90 डिग्री पीछे। इस बात को पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकता है कि शुद्ध संधारित्र में वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री पश्चेगा। लेकिन अग्रगामी के सेंस में पूछा जाता है कि शुद्ध संधारित्र में धारा विभव से 90 डिग्री आगे है। ऐसे इस बात को ऐसे बोल सकता है ना, ए आगे है किससे, बी से, ए बी से आगे है। इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है ना, बी ए से पीछे। तो धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी है। इस बात को ऐसे भी बोल सकता है कि विभव या विभव धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी, पश्चिमगामी मतलब लेगिंग। ये है जी चौथी बात को आपको ध्यान। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर होता है। तो कैपेसिटर के अंदर I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, आर को यहाँ प्रतिघात बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात मतलब एक्स सी, सिंपल सा है, याद भी हो जाएगा, 1 सेकंड में याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। किस किस के बीच में, धारा और वोल्टेज के बीच में 90, जे को हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो धारा, शुद्ध संधारित्र में धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी। ठीक है भाई, क्लियर है, बस यही तुमको पढ़ना। पूरा अगर निचोड़ करें तो हमने देखा कि विरोध है वो प्रतिघात है, उसको एक्सी से हम मेजर करते हैं। उसको किससे मेजर करते हैं, एक्सी से। एक्सी है वो प्रतिघात है जिसका मात्रक ओम है। फाइनली हमने देखा कि एक्सी का जो फॉर्मूला बनेगा वो एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी। ओमेगा की जगह हमने रखा 2 पाई एफ और साथ में सी आ जाएगा। किस पे निर्भर किया, फ्रीक्वेंसी और धारिता पर। ये पेपर में पूछा जाता है, धारतीय प्रतिघात फ्रीक्वेंसी व धारिता पर निर्भर करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि धारिता है वो विद्युतीय गुणों पर निर्भर नहीं करती। विद्युतीय गुण कौन कौन से हैं, जहां विद्युत धारा, तो C इज इक्वल टू क्यू अपन में भी उस पर निर्भरता नहीं करती। भौतिक गुणों पर निर्भर करते हैं। भौतिक गुण कौन से हैं, C इज इक्वल टू विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन पढ़ा था ना, एप्सिलॉन, फिर क्या था, A/D, उस पर निर्भर करती है। यानी कि प्लेट के एरिया पर और प्लेट के बीच की दूरी और विद्युतशीलता पर निर्भर करती है, विद्युतीय गुणों पर निर्भर नहीं करती। तो धारिता विभव, फ्रीक्वेंसी व प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, मेनली तो विभव देखना था यहाँ भौतिक गुणों के तहत, लेकिन फ्रीक्वेंसी और प्लेट की मोटाई मैंने पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही तुमको बताया। और फिर ये फाइनली फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, आर को यहाँ एक्स सी, और फिर ये शुद्ध संधारित्र में धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं जी हम क्या, टाइम कांस्टेंट, समय नियंत्रण। क्या देखेंगे जी, समय नियंत्रण यानी कि टाइम कांस्टेंट। उससे पहले मैं तुमको एक यूनिट और बता रहा हूँ, इसकी एक यूनिट और बताता हूँ। तुमने 2 यूनिट तो देख लिया ऑलरेडी। आप एक बार, क्योंकि जस्ट ये करके आए हैं, जस्ट ये करके आए हैं,
विद्युत धारा अगर आई अप्लाई करते हैं तो किसी कैपेसिटर के अंदर विद्युत आवेश को एकत्रित करने का गुण है और विभव परिवर्तन का विरोध करता है। आई इज इक्वल टू बोलना जरा, कैपेसिटर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आई इज इक्वल टू हमने देखा कि कोई कैपेसिटर है वो विभव परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, विभव परिवर्तन का विरोध करता है। एक मात्रक में निकाल रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप बताइए अगर यहाँ धारिता C की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो बताइए I इज इक्वल टू अपॉन में क्या आ जाएगा, ये सारा पल्ट इधर नीचे चला जाएगा, ये चला जाएगा जी डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। अच्छा इसको थोड़ा सा अब पलट देता हूं मैं, तो C इज इक्वल टू बोलना जरा, C इज इक्वल टू आई ऊपर रहा, ये डी बाई डी टी है, ये डी टी तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा सर डी, क्या रह जाएगा डी। बोलो कोई समस्या है क्या इसमें, कोई समस्या नहीं है। अब जरा इनके मात्रक लिखो, तुम मात्रक लिखो। आप बताइए सी क्या है, धारिता, धारिता, ठीक है, धारिता, धारिता, ठीक है। आई क्या है, किसमें मापते हैं जी, एम्पियर में, किसमें मापते हैं, एम्पियर में, इनटू समय को किसमें मापते हैं सर, समय को मापते हैं सेकंड में, और वोल्टेज को, विभव को किसमें मापते हैं सर, वोल्ट में मापते हैं। तो भी एक आपका यूनिट और बन के तैयार हो गई, धारिता की एक मात्रक और बन के तैयार हो गया कि धारिता है वो किसके इक्वल होती है, एम्पियर इंटू सेकेंड बटा में वोल्ट। और यही सेम का सेम आपको मैं इंडक्टर में पढ़ाऊंगा, वहां इसको थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, वहां थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, बाकी ऐसे ही बनाया जाएगा, ऐसे ही बनाया जाएगा, बस तुमको ये मात्रक आपको ध्यान रखना है। यानी कि अब हमने देखा कि कैपेसिटर, कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के अंदर जो गुण है जिसे आप कैपेसिटेंस कहते हो, जिसे आप कैपेसिटेंस कहते हो, है ना, जिसे आप धारिता कहते हो, इस धारिता के कुछ मात्रक हमने बना दिए। कौन कौन से मात्रक बने, सबसे पहला जो मात्रक हमने बनाया था वो बनाया था जी फेराड। पेपर में ये तुमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, फेराड। अगर फेराड धारिता का मात्रक क्या है, फेराड, फेराड ऑप्शन में मिले तो ठीक है, ना मिले तो पता है क्या मिलेगा, वहां मिलेगा जी कूलाम, बोलिए कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ये मिलेगा। अगर ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या मिलेगा, नहीं तो मिलेगा जी एम्पियर, एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, ये मिल जाए। अच्छा तुम याद करो, जब मैं तुमको आवेश बता रहा था तो आवेश को हम किस में मापते थे, कूलाम में, और कूलाम का एक मात्रक तुमको क्या मैंने एम्पियर सेकंड बताया था, और बड़ा क्या बताया था, एम्पियर घंटा। एक एम्पियर घंटे में 3600 एम्पियर सेकंड, याद करो। कोई चीज लॉजिकली पढ़ाई जा रही है, ऐसे नहीं है। अगर तुमको ये ऊपर वाला कुछ ना समझ में आया हो तो तुमको पता है फेराड इज इक्वल टू कूलाम बटा में वोल्ट है, ये तो पता है ना। किसी किसी संधारित्र के चालक प्लेटों पर 1 वोल्ट विभव अप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा 1 कूलाम चार्ज को एकत्रित किया जाता है, तो उसकी धारिता 1 फेराड आती है। फेराड है, फेराडे नहीं है। अब ये तो तुमको याद है, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता के आया हूँ। तो क्या कूलाम की जगह हम एम्पियर सेकंड रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख दो एम्पियर सेकंड और नीचे वोल्ट है। तो बताओ ये बना कि नहीं बना, ये देखो ये एक्सप्लेन, समझ गए। और या फिर तुमको मिले तो फिर एक मिल जाएगा, स्पेस कम है तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिख दो। कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो तुमको मैं पिछली क्लास में अच्छे बताइए। ये सारे के सारे मात्रक किसके हैं, ये सारे के सारे मात्रक उस कैपेसिटर के गुण के हैं जिसे आप धारिता कहते हो। तो ये सारे के सारे मात्रक आपके निकल के आ चुके धारिता के, कौन कौन से हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक का बता चुका हूँ, एम्पियर सेकंड बटा में वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट या फेराड, ये सारे के सारे मात्रक किसके हैं, आपके धारिता। फेराड आपका बहुत ही बड़ा मात्रक है, जबकि व्यवहारिक मात्रक आपको मैंने क्या बताया था, माइक्रोफेराड, जिसमें कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस 6 फेराड होता है ना, बताया था आपको। फिर दूसरा व्यवहारिक मात्रक बात करूं, माइक्रो के बाद क्या है, नैनो फेराड, नैनो फेराड में क्या होते हैं जी, 10 की पावर माइनस 9, नए फो नैनो, नए से 9 फेराड होते हैं, ठीक है। और एक बताया था पिको, पिको कितने रुपए में होती है, 12, तो एक होता है जी पिको फेराड, क्या होता है, पिको फेराड, और उसमें क्या होते हैं, 10 की पावर -12 फेराड होते हैं, ये व्यवहारिक मात्रक फेराड की। फेराड आपका बहुत बड़ा मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक के तौर पर बोला जाए तो व्यवहारिक मात्रक कौन है, माइक्रो, नैनो और पिको,
माइक्रो नैनो टी। ठीक है जी, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है क्या है? नहीं है? अब तुमको मैंने मोटा-मोटा बता दिया कि 5 या 6 पॉइंट बताऊँगा, एक ये याद कर लेना। धारिता का एकमात्रक एम्पीयर सेकंड बटा में कूलम। ये ऐसे एक्सप्लेनेशन से याद ना हो तो याद रखेंगे फेराड इज इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट है। कूलाम की जगह हम एम्पीयर सेकंड रख सकते हैं। क्लास में मैं बताते हैं। ये छोटा होता है कूलाम का और बड़ा होता है एम्पीयर घंटा। 1 एम्पीयर घंटे में 3600 एम्पीयर सेकंड होते हैं, याद होगा तुम्हें। ठीक है? अब आ जाते हैं जी समय नियंत्रक पे। समय नियंत्रक, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही क्वेश्चन तुमको याद रखना है। एक ही क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही आसान है कि समय नियंत्रक है क्या। है क्या तुमने याद कर लिया तो इसकी वैल्यू भी तुमको याद हो जाएगी। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बस वैल्यू को तुमको जस्ट देखते ही याद हो जाएगी। किसी संधारित्र को चार्ज करने में लगा समय आपका समय नियंत्रक कहलाता है। बस सिंपल सी बात है। किसी कैपेसिटर को संधारित्र को चार्ज करने में लगा समय आपका समय नियंत्रक कहलाता है। अब बात यह आती है कि सर चार्ज करने वाले समय को बता रहे हो आप, डिस्चार्ज करने वाले समय को क्यों नहीं बता रहे? बता दीजिए, बता दीजिए। जैसे किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करने में जो समय ले रहे हैं उसको हमने टाइम कांस्टेंट बता दिया। इसी बात को जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो एक तो ये कहो कि मेरे पास सर 70 रुपए है। दूसरा इस बात को बोल सकते हैं मेरे पास 100 से 30 रुपए कम है। बात तो एक ही है, परसेंट 100 के सेंस में बताना है तुमको। तुम ये तो पॉजिटिव साइड बोलो कि मेरे पास 70 रुपए है, नेगेटिव साइड से बोलो कि मेरे पास तो 100 से 30 रुपए कम है। बात तो एक ही है ना, 70 ही आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से चार्जिंग के सेंस में बता सकते हो कितना चार्ज है, तो वो बोला जाएगा 63.2% चार्ज होने में लगा समय आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो 63.2% चार्ज हो गया तो आपका टाइम कांस्टेंट टो कहलाता है। टो से इसे इंडिकेट करते हैं। तो कितना रह गया चार्ज होने में, तो चार्ज होने में रह गया 36.8। तो हम कहेंगे कि 36.8% डिस्चार्ज को भी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। कोई कैपेसिटर अगर 63.2% चार्ज होने में जो समय लेता है उसे भी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और कोई कैपेसिटर का 36.8% डिस्चार्ज होने में भी लगे समय को हम टाइम कांस्टेंट, क्योंकि 63.2 और 36.8, ये 63.2 पॉजिटिव साइड है, मेरे पास 70 रुपए है, मेरे पास 63.2 रुपए है। नेगेटिव साइड क्या है, मेरे पास 100 में से 36.8 रुपए कम है, क्योंकि दोनों को मिलाकर 100 बनना चाहिए। तो बस वही टाइम कॉन्स्टेंट पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। और ये फॉर्मूला टो इज इक्वल टू आर इंटू सी, और टो इज इक्वल टू एल बाई आर, ये इंडक्टर में पढ़ा जाए। पढ़ के देखो, बहुत आसान है। कह रहे कि संधारित्र का समय सिंथरांक यानी कि समय नियंत्रक ग्रीक लेटर टो से इंडिकेट किया जाता है। किसे इंडिकेट किया जाता है भी? ग्रीक लेटर टो से इंडिकेट किया जाता है। एक यह एक आरसी परिपथ का वह समय है जो संधारित्र को उसके अंतिम वोल्टेज के लगभग कितना भाई, लगभग 63.2% तक चार्ज होने में, क्या होने में, चार्ज होने में, या उसके मूल मान के लगभग 36.8% तक डिस्चार्ज होने में। चार्जिंग के सेंस में 63.2, ये देखो 63% अप्रोक्सीमेट लिख रखा है, लेकिन एग्जैक्ट मान क्या है, 63.2% चार्ज होने में, 63.2% चार्ज होने में जो समय लगा है उसे टाइम कांस्टेंट टो से इंडिकेट करते हैं। या फिर डिस्चार्ज बोलेंगे तो 100 में से 63.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36.8% डिस्चार्ज होने में जो समय लगा है उसे उसे क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट टो से इंडिकेट किया जाता है। उसे ही हम टाइम कांस्टेंट टो से इंडिकेट, पॉजिटिव साइड में, चार्जिंग के साइड में तो ऐसे चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो ऐसे होता है। तो चार्ज होने में कितना, 63.2, और डिस्चार्ज होने में कितना, 36.8। ये नंबर भी आसान है, 63 इसको पलट देंगे, 6 3 है तो 3 6 हो जाएगा, 2 है तो 8 है, 10 बनाना है अपने को। 63 और डिस्चार्ज में 63 को पलट दिया जाएगा 36। इन दोनों में से कोई एक बात पूछी जा सकती है। यह समय सिंथरांक यानी कि टाइम कांस्टेंट समय नियंत्रक परिपथ के आर प्रतिरोध आर तथा तथा संधारित्र की धारिता और संधारित्र की धारिता सी का गुणनफल होता है। धारिता का गुणनफल होता है, यानी कि टो की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू कैपेसिटर के अंदर आरसी, और टो इज इक्वल टू इंडक्टर के अंदर क्या होता है पता है, ये हो जाएगा आर बाई एल। ये हो जाएगा आर बाई एल, किसके अंदर हो जाएगा, इंडक्टर के अंदर। तो वहां भी इंडक्टर को हम चार्ज करेंगे,
यहाँ हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, वहां हम इंडक्टर को चार्ज करेंगे। चार्ज होना कितना 63.2% चार्ज होने में, डिस्चार्ज होना कितना 36.8% डिस्चार्ज होने में लगे समय को टो कहा जाता है। अब एक बात सुनो, कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं ना तो एक समय तक ये बहुत अच्छे से चार्ज होता है, चार्ज बड़ी स्पीड से होता है, लेकिन एक टाइम आएगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है एक, है ना, वहां पर जाने के बाद ये चार्ज ना उतनी स्पीड से नहीं होता, उतनी स्पीड से नहीं होता जितनी स्पीड से होना चाहिए। तो क्या बोला है कि संधारित्र को चार्ज होने में लगा समय कितने के बराबर होता है, 4, ऊपर वाली बात को बाद में देखेंगे, किसके बराबर होता है जी, 4 टो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 4 टो के बराबर होता है, यानी कि ये चार्ज होने में लगा समय है, ये ऑलमोस्ट चार्ज हो जाता है। पूर्णतः चार्ज होने में पता है कितना समय लगता है, पूर्णतः चार्ज होने में 5 टो का समय लगता है, कितने समय का लगता है, 5 टो। अब समझते हैं इस बात को, 63.2% चार्ज, मान लेते हैं कि ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिसमें किसी ऐसे नहीं, ऐसे शो, ये वो कंडीशन है जिसमें हमने कैपेसिटर को थोड़ा सा इधर लेते हैं, या फिर एक पेज और है मेरे पास, ये वो कंडीशन है जहां पर मान लेते हैं कि कैपेसिटर है ना लगभग चार्ज हो गया, तो ये कंडीशन आ गई 4 टो की, कितने की कंडीशन आ गई भी, 4 टो की, ये जो कंडीशन है यहाँ पर कैपेसिटर ऑलमोस्ट चार्ज हो गया, 4 टो, 4 टो, ठीक है। और ये वो कंडीशन है जहां पर कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर है ना पूर्णतः चार्ज हो गया, पूर्णतः चार्ज हो गया, पूर्णतः चार्ज हो गया, स्टार्टिंग में देखो कितनी स्पीड से चार्ज हो रहा है, तो ये वो कंडीशन है, यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वो कंडीशन है जहां पर कैपेसिटर है ना पूर्णतः चार्ज हो गया। अब आप कहोगे सर ये पूर्णतः चार्ज और चार्ज क्या है, सुविधा क्या है, ये बोलते हैं ना ऐसा, भाई तेरा सुविधा ये है, तो भाई ये है वो कंडीशन जहां पर ये कैपेसिटर पूर्णतः चार्ज हो गया। तो मतलब कितना चार्ज होना, तो मतलब 63 लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट चार्ज होना, ये पूर्णतः चार्ज होना, ये है जी किसी कैपेसिटर का 63 बोलिए 2% चार्ज होना, किसी कैपेसिटर का चार्ज होना, अच्छा खासा चार्ज होना, वो कंडीशन है जी 98.4%, 98.4% चार्ज होना। और किसी कैपेसिटर का पूर्णतः चार्ज होना 100% नहीं होता, 99.1%, 99.1% चार्ज होना। और ये तीनों ही वैल्यू तुमको ध्यान रखनी, ये तीनों ही वैल्यू ध्यान रखनी है, यानी कि संधारित्र के चार्ज होने में लगा समय है 4 टो है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 टो की जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी 98 बोलिए 98.4%, 98.4%। और किसी कैपेसिटर को पूर्णतः चार्ज होने में लगा समय, इस 5 टो की वैल्यू कितनी है, इस 5 टो की वैल्यू है जी 99.1%, 99.1%। कैपेसिटर को चार्ज होने में लगा समय 63.2%, या फिर डिस्चार्ज पलट देंगे इसको 36.8%। अब बोला है कि संधारित्र को पूर्ण आवेशित होने में लगा समय 5 इंटू समय नियंत्रक, 5 इंटू टू, तो देख लो 5 इंटू, ठीक है, ये कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, बस तुमको बोला है कि पूर्ण चार्ज होने में कोई लगा समय, तो ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसी संधारित्र के पूर्ण चार्ज होने में कितना समय लगता है, तो 5 इंटू समय नियंत्रक, 5 इंटू समय नियंत्रक, तो समय नियंत्रक को किससे मापते हैं, टो से मापते हैं, तो 5 टो होता है। चार्ज होने में लगा समय 4 टो, 98.4%, 98.4%। और पूर्णतः चार्ज होने में लगा समय, तो पूर्णतः चार्ज होने में लगा समय कितना होगा, 5 टो, और 5 टो की वैल्यू कितनी होगी, 99.1, 99.1 पूर्णतः चार्ज हो जाए, पूर्णतः चार्ज हो जाए, क्लियर है। अब देखते हैं जी, ये आ गया समय नियतांक, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक तो ये कि कैसे चार्ज होता है, तो 63.2%, डिस्चार्ज है तो 36.8, ये वैल्यू बहुत आसान है। चार्ज होने वाली चीज का फॉर्मूला क्या है, आरसी है, आसान है आरसी। फिर हमने बताया कि संधारित्र का चार्ज होने में लगा समय 4 टो, 4 टो की वैल्यू क्या है, 98.4 है, तो देखो 98.4 है, ठीक है। और पूर्णतः चार्ज है 5 टो है, पूर्णतः चार्ज का मतलब 100% नहीं है, 99.1% है, और चार्ज होना मतलब 63%, चार्ज होना तो 36.8। अब देखते हैं जी नेक्स्ट आपका क्या है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, यहाँ से बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना। तो कैसे संधारित्र चार्ज होता है, कैसे उसके अंदर ऊर्जा आती है, उसको पढ़ते हैं। संधारित्र की चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ की परत विद्यमान होने के कारण उसमें डीसी विद्युत धारा के निरंतर प्रवाह नहीं हो सकता। ये पॉइंट ना मैं कल की क्लास में जो बच्चे इनरोल हैं उनको मैं बताऊंगा,
ये संधारित्र है आपका डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, और साथ में ये डीसी पर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है और एसी में ये क्लोज सर्किट की तरह व्यवहार करता है। और ये जो टाइम कांस्टेंट टो पढ़ा है ना, इससे रिलेटेड भी एक पॉइंट बताऊंगा कि स्टार्टिंग में ये एक संधारित्र है, वो आपका ओपन सर्किट, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो क्लोज सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। ये कल की क्लास में बताऊंगा, नहीं तो फिर चीजें मिक्सअप हो जाएगी, क्योंकि आज की क्लास में मैंने बोला था 5 या 6 ही पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो संधारित्र की चालक प्लेटों के बीच में जब अचालक पदार्थ भरा जाता है, तो जो वो परत होती है उस पे डीसी विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत समय के लिए बहुत ही क्षणिक विद्युत धारा प्रवाह होती है, उसके तहत ये चार्ज हो जाता है, फिर इसको कुछ समय के बाद मतलब जब ऑफ कर दिया जाता है तो समय वेट किया जाता है, क्योंकि चालक की प्लेटें हैं वो पीटीसी नेचर की होती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है, और उसको डिस्चार्ज किया जाता है या फिर ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होने में समय दिया जाता है, अदरवाइज विद्युत का झटका लगने का भी खतरा होता है। ये बात मैंने बताई थी। परंतु इस विद्युत धारा के क्षणिक प्रभाव से, बहुत ही कम, क्षणिक मतलब बहुत ही कम, क्षणिक प्रभाव से संधारित्र में स्थिर विद्युत की क्षेत्र में, बताया मैंने, स्थिर विद्युत की क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को एकत्रित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है जी? बहुत ही कम मात्रा में क्षणिक प्रवाह के कारण, किसी की बहुत ही क्षणिक प्रवाह के कारण, लगातार तो नहीं हो सकता, लगातार नहीं हो सकता, तो इस वजह से बहुत ही क्षणिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाह होती है, तो ये स्थिर विद्युत के क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है, जिसका मान निम्न सूत्र के द्वारा बताया जाता है। तो ई मतलब ऊर्जा, और किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर किसके बराबर होती है? 1/2, 1/2 किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं? कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो कैपेसिटर के अंदर जब स्टोर करेंगे तो उस कैपेसिटर की अंदर जो ऊर्जा रहेगी, तो 1/2 किसके अंदर कर रहे हैं? कैपेसिटर के अंदर 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होती है। बस ये एक याद रखना है, इसके अलावा जो दो अभी मैं बनाऊंगा वो तो तुमको कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी आएगी। तो ये कैपेसिटर के अंदर है, ठीक इसी प्रकार से जब इंडक्टर के अंदर देखेंगे तो वहां यहाँ ई की जगह सी की जगह एल लिख दूंगा, वहां भी अलग, थोड़ा सा अलग रहेगा, 1/2 सी, सी की जगह एल आ जाएगा और बटा में वी आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा रहेगा। लेकिन यहाँ अब कैपेसिटर के ऊपर फोकस करना है। तो 1/2 ये कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 एम बी स्क्वायर होता है ना, तो एम यहाँ सी और वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि C इज इक्वल टू, क्या तुम इस बात को जानते हो? वी नोज दैट, हम जानते हैं, लिख देता हूँ थोड़ा माहौल बन जाएगा। वी नोज, है ना, दैट हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं बताना मेरे भाई बंधु, कि सी इज इक्वल टू क्या है? क्यू बाई वी है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है। एक बार तो इस सी की जगह रखेंगे और एक बार उस v की जगह भी रखेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूले में? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v को इधर ले जाऊं, c को इधर ले जाऊं, q बाई सी, मतलब ये दोनों उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो दो और नए फॉर्मूले बन जाएंगे, ये दो नए फॉर्मूले और बन जाएंगे। याद वही रखना है कि ई सी इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। सी की जगह रखो, सी की जगह रखेंगे, दूसरा मार्क कर लो, दूसरा मार्क कर ले रहे हैं, ठीक है। आप रखो जरा, तो 1/2 सी की जगह क्या रख दूं? क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी, और इनटू में है जी वी स्क्वायर, क्यू बाई वी, और इनटू में क्या है सर? इनटू में है वी का स्क्वायर। एक वी से एक वी कट जाएगा, बोलिए जरा, ये वी से वी कट गया। तो ई सी का एक और फॉर्मूला, कैपेसिटर के अंदर संचित ऊर्जा, है ना, उसका एक फॉर्मूला आया 1/2 क्यू वी, क्या आएगा? क्यू वी। ये कोई खास नहीं है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज था पुट करना। दूसरा ये खास है जो मैं लिख रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? रखेंगे 1/2 सी, है ना, सी की जगह तो हमने रख रख लिया, अब रखेंगे वी की जगह, वी की जगह क्या रखेंगे? वी की जगह रखेंगे क्यू बाई सी, रखेंगे, रख दिया। लेकिन वहां वी स्क्वेयर है, तो इसके ऊपर भी स्क्वेयर और इसके ऊपर भी स्क्वेयर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इस सी से एक सी काट दो, तो अब ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेना या फिर ड्राइव करके देख लेना, 1/2 क्यू स्क्वेयर, बोलिए क्यू क्या है? आवेश है, क्यू स्क्वेयर बटा में, ये थोड़ा सा खास है, इसको तुम याद रखो, के ऊपर काटा मारा था और ऐसे, ये तुम याद, इसको चाहो तो इग्नोर, ये कोई खास नहीं। संचित ऊर्जा क्या है? ई सी इज इक्वल टू 1/2
बोलिए CV², ये याद रखना है, मस्ट है। ये छठा क्वेश्चन है जो तुमको याद रखना है। 5-6 क्वेश्चन बोले थे, ये छठा क्वेश्चन है जो तुमको याद रखना है आज की इस क्लास में। इन 6 में से एक क्वेश्चन आ। दूसरा इसको ड्राइव किया तो C=Q/V हम जानते हैं, तो यहाँ से V की भी वैल्यू निकाल सकते हैं Q/C। तो हमने C की जगह रखा Q/C, रखने से V से V कट जाएगा, Q इंटू में V आ गया। ये कोई खास नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे 1/2 C। इस V की जगह रखा Q/C, तो Q²C², C से C कट गया तो Q/Q²/C। ये वाला थोड़ा सा खास है, इसको तुम ध्यान रख लोगे, ये पेपर में पूछा जाता है। और खास इस वजह से है क्योंकि ये जो एनर्जी है वो आप मापते हो जूल में, आगे लिख रखा है, पढ़ लीजिए। पढ़िए पहले। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में होती है, याद है तुमको? इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में संग्रहित होती है, ठीक है। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा है, उसकी इकाई जूल बोलिए, जूल बोलिए, या वाट सेकंड बोलिए। जूल या वाट इंटू सेकंड होता है। जूल किसके बराबर होता है? वाट इंटू सेकंड। तो संग्रहित ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। किस में मापते हैं जी? जूल में बोलिए, या फिर किस में बोलेंगे? वाट इंटू सेकेंड। वाट, वाट इंटू सेकेंड। जूल बोलिए या वाट इंटू सेकेंड बोलिए, ये इसकी यूनिट है। जूल या वाट इंटू सेकेंड। बटा नहीं है वो, ध्यान रखना, ये बटा नहीं है, जूल है। या ही लिख देता हूँ वरना तुमको लगेगा ये बटा में लगा दिया सर। जूल या फोर, फोर वाट इंटू, ठीक है, जूल या वाट इंटू सेकेंड। फिर दूसरी लास्ट बट नॉट लिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, छोटे संधारित्र में एकत्रित आवेश का मान का होता है। छोटे छोटे संधारित्र है, इसमें होता है माइक्रो में, नैनो में, पिको में। फिर तो बहुत बड़ा मात्रा का है, व्यवहारिक में, परंतु बड़े संधारित्र में पर्याप्त मात्रा में आवेश एकत्रित हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात लाइफ के लिए भी, जब आपकी जॉब लग जाएगी हर पावर स्टेशन पे, आपको संधारित्र कैपेसिटर का एक मिलेगी बीसीबी, उस पर आपको ध्यान रखना है। कौन सी बात ध्यान रखनी है? बड़े संधारित्र युक्त यंत्रों और उपकरणों की मरम्मत करने से पूर्व संधारित्र को मोटे तार से सर्किट, शॉर्ट सर्किट करके, शॉर्ट सर्किट करेंगे तो सारी की सारी धारा क्या हो जाएगी? धारा आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट करके विसर्जित मतलब डिस्चार्ज कर लेना चाहिए, अन्यथा भयंकर विद्युत का झटका, अन्यथा भयंकर विद्युत का झटका लग सकता है। ये बात तुमको यहाँ क्लियर करना। के बाद पैरा विद्युतिक सामर्थ्य है ना, कुछ महत्वपूर्ण पैरा विद्युतिक सामर्थ्य के नाम। संधारित्र के भंजन वोल्टा, पैरा विद्युतिक माध्यम हानि या संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, है ना, इनको सब पढ़ेंगे। के बाद हम देखेंगे स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूब, संधारित्र के उपयोग, है ना। इन सबको पढ़ने के बाद आपकी स्पार्किंग के बारे में थोड़ा, संधारित्र के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, संधारित्र का मापन, और फिर जाके ये चैप्टर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो होप सो कि जो बच्चे कोर्स में इनरोल कर चुके हैं उनको मज़ा आ रहा होगा पढ़ते टाइम, है ना। और जिन्होंने अब तक इनरोल नहीं किया है तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से डिटेल से और फोकस करवाया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपको जस्ट देखना और सुनने मात्र से भी आपका काम चल जाए। क्लास खत्म होते ही जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो जस्ट इसके बाद इस पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, और ऐसा हर रोज़ करना है, क्लास के स्टार्टिंग में और एंड में, और वीक में एक ऐसा दिन जिस दिन आप सारी की सारी पीडीएफ को पढ़ो और मॉक टेस्ट आपके रेगुलर लेवल पर लगते रहने चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बताएंगे कि क्लास कैसी थी, कमेंट करके। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एटलीस्ट, क्योंकि देखो सर्कल सबका होता है, वो बात अलग है कि तुम सहयोग नहीं करते, तो अपने इस सेशन को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ इस इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट को बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं। शेयर कर दीजिए, बता दीजिए। और कोई समस्या आती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, 82 954 38 575 से कॉल करके आप बताइए। लैंग्वेज का इशू है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कोई इशू है, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू है, उस पर तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि ये फालतू की बात है, कोई अंग्रेज नहीं है इधर, ठीक है। क्वेश्चन करने से मतलब है, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पढ़ोगे तो टाइम खराब करोगे। और कोई ऐसा वैसा कोई इशू जो पढ़ाने से रिलेटेड हो तो मैं डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव करूँगा, सहयोग करूँगा। यथासंभव पॉसिबल हुआ तो कुछ चीज़ों को इम्प्रूव भी किया जाएगा। मकसद ये है कि आपका सिलेक्शन, उसके लिए आपको मेहनत करनी। के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।
कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी